मालिनी ने सोचा कि वो चुपके से जाकर उसे पीछे से सरप्राइज देगी। वे दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुई। रश्मि अपनी ही धुन में थी। उसने अपने हीरों का हार उतारा, फिर अपनी बनारसी साड़ी का भारी पल्लू कंधे से नीचे खिसकाया। इसके बाद जैसे ही उसने अपने ब्लाउज की डोरी खोलने के लिए अपने दोनों हाथ पीछे किए और साड़ी का पल्लू उसकी पीठ से पूरी तरह सरक गया। मालिनी की सांसें उनके गले में ही अटक गईं। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। सामने शीशे में जो दृश्य दिख रहा था, उसने मालिनी के होश उड़ा दिए। होली का त्योहार बस 2 दिन दूर था। बसंत की बयार में फिजाओं का रंग बदलने लगा था। पूरे शहर में एक अजीब सी हलचल थी। लेकिन रमाकांत जी के पैतृक निवास हवेली निवास में उल्लास का माहौल कुछ अलग ही था। हवेली के मुख्य द्वार पर सुबह से ही गेंदे के ताजे फूलों की लंबी लंबी लड़ियां बांधी जा रही थीं। आम के पत्तों के तोरण दरवाजों पर लटकाए जा रहे थे। घर की दरों दीवार को नए रंग रोगन से चमकाया गया था, जैसे वे खुद भी इस बात की गवाही दे रही हों कि यहाँ खुशियों का कोई बड़ा सैलाब आया है। रसोई घर से सुबह से ही तरह तरह के पकवानों की महक उठ रही थी। शुद्ध देसी घी में छनती गुझियों, खस्ता कचौड़ियों और मालपुओं की महक पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। 3-4 हलवाई लगातार भट्टियों के सामने बैठे पसीना बहा रहे थे। मालिनी जी खुद रसोई की कमान संभाले हुए थीं, लेकिन उनका ध्यान बार बार बाहर मुख्य द्वार की तरफ चला जाता था। बाहर बड़े से दालान में जहां एक बड़ा सा शामियाना सजा हुआ था, घर के मुखिया रमाकांत जी अपने पुराने दोस्तों, मोहल्ले के गणमान्य लोगों और दूर दराज से आए रिश्तेदारों के बीच बैठे थे। उनके हाथ में हुक्का तो नहीं था, लेकिन उनकी मुद्रा किसी राजा से कम नहीं थी। वे चाय की चुस्कियां लेते हुए बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर, एक ऐसा अहंकार था जिसे वे चाहकर भी छिपा नहीं पा रहे थे। और सच तो ये था कि ये गुरूर अकारण नहीं था। आखिर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी रश्मि का विवाह शहर के सबसे रसूखदार रईस और प्रतिष्ठित घराने शाह कंस्ट्रक्शंस के मालिक अमर शाह के इकलौते बेटे विक्रम शाह से जो किया था। 6 महीने पहले हुई वो शादी आज भी शहर के लोगों की जुबान पर थी। 5 सितारा होटल, नामी गिरामी मेहमान, मंत्रियों का आना जाना और करोड़ों का लेन देन। हर तरफ रमाकांत जी की वाहवाही हो रही थी। अरे रमाकांत भाई, मान गए तुम्हें। उनके बचपन के दोस्त उमा शंकर ने अपनी पान की गिलोरी चबाते हुए कहा। भाग्यशाली होते हैं वे बाप जिन्हें ऐसा दामाद और ऐसा समधियाना मिलता है। तुमने तो रश्मि के लिए सीधा राजमहल ही ढूंढ निकाला। सुना है दामाद जी के पास 3-3 इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं। रमाकांत जी ने अपनी मूछों पर ताव दिया, कॉलर थोड़ा सीधा किया और अपनी आवाज को और भारी बनाते हुए बोले। अरे उमाशंकर, गाड़ियों की क्या बात करते हो? वहां तो दौलत पानी की तरह बहती है। समधी जी का उठना बैठना सीधे मुख्यमंत्री के साथ है। और हमारा दामाद विक्रम, अरे हीरा है हीरा। पूरा बिजनेस अकेले संभालता है। मेरी रश्मि तो वहां राज कर रही है, राज। नौकर चाकरों की फौज आगे पीछे घूमती है। मैंने अपनी बेटी को कोई ऐसा वैसा घर नहीं दिया। रमाकांत की बेटी है, ठाठ से रहती है। रिश्तेदारों के बीच बैठे कुछ लोग मन ही मन ईर्ष्या से जल रहे थे, तो कुछ सचमुच रमाकांत की किस्मत की सराहना कर रहे थे। हर कोई उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। रमाकांत जी के लिए ये क्षण उनके जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और साख इसी एक शादी में झोंक दी थी, और आज उन्हें उसका फल सम्मान के रूप में मिल रहा था। इन्हीं खुशियों, हंसी मजाक और ढोलक की थाप के बीच अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर एक आलीशान चमचमाती हुई सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही दालान में बैठी भीड़ शांत हो गई। रमाकांत जी के चेहरे की चमक दोगुनी हो गई। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और बोले। लो, बात करते करते बिटिया भी आ गई। गाड़ी का दरवाजा चालक ने खोला। सबसे पहले एक कीमती डिजाइनर सैंडल पहने हुए पैर बाहर निकला। फिर गाड़ी में से रश्मि उतरी। 6 महीने पहले जब वो इसी घर से विदा होकर गई थी, तो वो एक खिलखिलाती हुई कली जैसी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। आंखों में नए जीवन के सुंदर सपने थे, और उसकी पायल की खनक पूरे घर को जीवंत रखती थी। लेकिन आज आज जो लड़की गाड़ी से उतरी, उसे देखकर कोई भी स्तब्ध रह जाता। वो रश्मि कम और अपनी ही किसी बीती हुई खुशहाल जिंदगी की परछाई ज्यादा लग रही थी। रश्मि ने एक बेहद कीमती रेशमी बनारसी साड़ी पहन रखी थी। गले में हीरों का भारी हार चमक रहा था। हाथों में सोने की दर्जनों चूड़ियां थीं और मांग में गहरा सिंदूर था।
लेकिन इस असीम संपत्ति के प्रदर्शन के बीच जो चीज गायब थी, वो थी उसकी आत्मा की चमक। उसका वो मशहूर उजला गुलाबी रंग आज कुछ फीका, निस्तेज और पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे साफ झलक रहे थे, जिन्हें उसने कंसीलर और मेकअप से छिपाने की नाकाम कोशिश की थी। सबसे अजीब बात थी उसकी बॉडी लैंग्वेज। इतने महंगे गहनों और कपड़ों के बावजूद उसकी देह में एक अजीब सी सिकुड़न थी। कंधे झुके हुए थे और वो अपने पल्लू को इस तरह बार बार कसकर लपेट रही थी, जैसे वो खुद को दुनिया की नजरों से छुपाना चाहती हो। वो किसी अदृश्य भयानक बोझ तले दबी हुई प्रतीत हो रही थी। अरे रश्मि बेटी, आ गई तुम? रमाकांत जी ने आगे बढ़कर उसे बड़े उत्साह से कहा। घर में बेटी के आने से महिलाओं की भीड़ भी बाहर आ गई। खुशियों की एक लहर दौड़ गई। लेकिन रमाकांत जी की आंखें गाड़ी के अंदर झांक रही थीं। जब उन्होंने देखा कि गाड़ी में दामाद जी नहीं हैं, तो उन्होंने थोड़ा चौंकते हुए लेकिन अपनी आवाज का दबदबा बनाए रखते हुए पूछा, अरे दामाद जी नहीं आए? वे कहाँ रह गए? रश्मि ने अपनी पलकें ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें जैसे रमाकांत जी के गौरवमयी चेहरे का सामना नहीं कर पा रही थीं। उसने अपनी नजरें तुरंत जमीन पर झुका लीं और बेहद धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज में कहा, उन्हें उन्हें व्यापार के किसी बहुत जरूरी काम से अचानक मुंबई जाना पड़ा। बहुत बड़ा टेंडर था, इसलिए इसलिए वे मुझे यहाँ छोड़कर खुद एयरपोर्ट चले गए। रमाकांत जी को जैसे अपनी बात का समर्थन मिल गया हो। उन्होंने तुरंत पलटकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ देखा। चेहरे पर एक कुटिल संतुष्टि तैर गई। वे ऊंची आवाज में बोले, देखा, इसे कहते हैं बड़ा आदमी। करोड़ों का व्यापार है भाई, फुर्सत कहाँ मिलती है दामाद जी को? देश विदेश के दौरे, बड़े बड़े टेंडर। अब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो काम तो देखना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, काम पहली प्राथमिकता है। आसपास के लोग फिर से रमाकांत जी की बातों से प्रभावित होने लगे। रश्मि ने अपने पिता को देखा, उनके चेहरे के उस असीम दंभ को देखा और उसके होठों पर एक बेहद फीकी बेजान सी मुस्कान आई। वो बिना कुछ और बोले भारी कदमों से अंदर घर की तरफ चली गई। कहते हैं कि दुनिया में चाहे जितने भी आधुनिक और शक्तिशाली स्कैनर क्यों ना बन जाएं, लेकिन एक माँ की आंखें दुनिया के किसी भी स्कैनर से ज्यादा तेज, संवेदनशील और गहरी होती हैं। वो अपनी संतान के दिल की धड़कन को दूर से ही भांप लेती हैं। घर की मालकिन और रश्मि की माँ मालिनी की नजर अपनी बेटी के उस उतरे हुए निस्तेज चेहरे पर टिक गई थी। जब पूरा घर रश्मि के कीमती गहनों, उसकी साड़ी के डिजाइन और दामाद के रसूख की चर्चा में व्यस्त था, मालिनी का दिल किसी अनजाने डर से बैठ रहा था। रश्मि अंदर आई। उसने चाची, ताई, भाभी सबके पैर छुए। उसने बातें भी की, हंसी भी, लेकिन मालिनी ने महसूस किया कि रश्मि की उस हंसी में वो पुरानी खनक गायब थी। वो सिर्फ अपने होठों को हिला रही थी। उसकी आत्मा उस हंसी में शामिल नहीं थी। सबसे बड़ी बात, वो जब भी बात करती उसकी आंखें सामने वाले से आंखें मिलाने के बजाय लगातार जमीन तलाश रही होती, जैसे वो कोई गहरा राज छिपा रही हो। दोपहर के भोजन के समय भी मालिनी ने रश्मि की थाली में उसकी पसंद की गट्टे की सब्जी और पूड़ियां परोसी, लेकिन रश्मि ने मुश्किल से दो निवाले तोड़े। क्या हुआ रश्मि? तेरी मनपसंद सब्जी है, खा क्यों नहीं रही? इतनी कमजोर क्यों लग रही है तू? मालिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। रश्मि चौंक गई, जैसे उसे किसी ने गहरी नींद से जगा दिया हो। उसने तुरंत अपनी थाली को आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सुबह रास्ते में गाड़ी में उल्टी जैसा मन हो रहा था, इसलिए भूख नहीं है। ससुराल में तो इतना घी दूध खिलाते हैं कि मैं थक जाती हूँ। उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मालिनी को उसकी आवाज की वो थरथराहट साफ सुनाई दी, जो एक डरा हुआ बच्चा अपनी गलती छुपाते समय दिखाता है। मालिनी ने उस समय तो त्योहार के माहौल को देखते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका ममतामयी मन किसी गहरी अदृश्य खाई के डर से कांपने लगा था। उन्हें लगा कि कुछ तो ऐसा है जो बहुत गलत है, लेकिन वे समझ नहीं पा रही थीं कि वो क्या है। दिन भर की भागदौड़, मेहमानों की आवभगत और होली के गीतों के बाद आखिरकार रात का समय आया। धीरे धीरे सभी मेहमान अपने अपने कमरों में सोने चले गए। हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मालिनी को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन रह रहकर रश्मि की तरफ भाग रहा था। उसने रसोई में जाकर दूध गर्म किया, उसमें थोड़ा केसर और बादाम मिलाया। उन्होंने सोचा कि रश्मि दिन भर से भूखी है, बहाने बना रही है। माँ के हाथ से दूध पीकर शायद उसे सुकून मिले।
मालिनी हाथ में गर्म दूध का गिलास लेकर दबे पांव रश्मि के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, वो थोड़ा सा खुला था। अंदर मध्यम रोशनी जल रही थी। मालिनी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि रश्मि ड्रेसिंग टेबल के बड़े से शीशे के सामने खड़ी है। वो अपनी भारी गहने, हार और चूड़ियां उतारकर मेज पर रख रही थी। मालिनी ने सोचा कि वो चुपके से जाकर उसे पीछे से सरप्राइज देगी। वे दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुई। रश्मि अपनी ही धुन में थी। उसने अपने हीरो का हार उतारा, फिर अपनी बनारसी साड़ी का भारी पल्लू कंधे से नीचे खिसकाया। इसके बाद जैसे ही उसने अपने ब्लाउज की डोरी खोलने के लिए अपने दोनों हाथ पीछे किए और साड़ी का पल्लू उसकी पीठ से पूरी तरह सरक गया। मालिनी की सांसें उनके गले में ही अटक गईं। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। सामने शीशे में जो दृश्य दिख रहा था, उसने मालिनी के होश उड़ा दिए। रश्मि की वो गोरी मखमली पीठ और कंधे आज नीले, लाल और काले रंग के गहरे खौफनाक निशानों से पटे पड़े थे। वे निशान किसी सामान्य चोट के नहीं थे। कुछ निशान लंबी पट्टियों की तरह थे, जैसे किसी बेल्ट या चाबुक से बेरहमी से पीटा गया हो। कुछ जगहों पर दांतों से काटने के गहरे घाव थे और कंधों के पास की चमड़ी इस कदर छिल चुकी थी कि वहां का खून सूख कर काला पड़ गया था। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि खूंखार जानवर द्वारा बरपाए गए कहर की बर्बर दास्तान थी। मालिनी के हाथ अचानक कांपने लगे। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हाथ में पकड़ा हुआ गर्म दूध का कांच का गिलास उनकी उंगलियों से छूटकर सीधे संगमरमर के फर्श पर गिरा। कांच टूटने की तीखी आवाज सन्नाटे को चीर गई। रश्मि बुरी तरह चौंकी। उसने शीशे में पीछे देखा। वहां उसकी मां खड़ी थी। रश्मि के चेहरे पर एक भयावह खौफ तैर गया। उसने अत्यंत घबराहट में कांपते हाथों से तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और खुद को पूरी तरह ढकने की कोशिश करने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। नहीं मां, वो कुछ नहीं है। मैं गिर गई थी बाथरूम में। हाँ, बाथरूम में पैर फिसल गया था। वो हड़बड़ाकर झूठ बोलने लगी, लेकिन मालिनी अब बुत बनी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। वो अपनी बेटी की तरफ बढ़ी। उनके पैरों में जैसे कोई अलौकिक शक्ति आ गई हो। उसने रश्मि के दोनों हाथों को पकड़ा, जो खुद को ढकने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या है रश्मि? मुझे सच बता, ये क्या है? मालिनी की आवाज कांप रही थी। उसमें एक माँ का कलेजा चीरता हुआ दर्द था। रश्मि ने अपनी माँ की आंखों में देखा। उन आंखों में असीम पीड़ा और ममता थी। पिछले 6 महीनों से जो लड़की अपने अंदर एक खौफनाक ज्वालामुखी दबाए बैठी थी, समाज के डर से, पिता की शान के डर से घुट रही थी, वो माँ के सीने से लगते ही पूरी तरह टूट गई। उसने अपने घुटने टेक दिए और माँ के पेट से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां और रुलाई इतनी गहरी थी कि पूरा कमरा उस दर्द से कांप उठा। मालिनी भी जमीन पर बैठ गई और उसने अपनी बेटी को कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उससे दुनिया की हर बला से बचा लेना चाहती हूँ। जब रश्मि के आंसुओं का वेग थोड़ा कम हुआ, तो उसने सिसकते हुए वो सब कुछ उगलना शुरू किया, जिसे वो उस कुबेर के खजाने और झूठी शान वाले राजमहल में हर दिन हर रात बर्दाश्त कर रही थी। माँ, रश्मि ने अपनी हिचकिचाहट और डर को दबाते हुए कहा, जिस विक्रम शाह को पूरी दुनिया एक संस्कारी, पढ़ा लिखा और शरीफ इंसान मानती है, वो वो दरअसल में एक मानसिक रूप से बीमार, विक्षिप्त और क्रूर दरिंदा है। वो इंसान नहीं है माँ। रश्मि ने बताया कि शादी की पहली ही रात से उसका नरक शुरू हो गया था। बाहर से बेहद शालीन दिखने वाला विक्रम बंद कमरे के अंदर कदम रखते ही एक हैवान में बदल जाता है। उसे छोटी छोटी बातों पर हिंसक गुस्सा आता है। कभी खाने में नमक थोड़ा कम हो जाए, कभी मेरी साड़ी का रंग उसे पसंद ना आए, या कभी किसी बिजनेस पार्टी में मैं उसके किसी दोस्त के सामने सही ढंग से न मुस्कुराऊं। बस इतनी सी बात पर वो बंद कमरे में मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। वो बेल्ट से मारता है, हाथ मरोड़ता है, और जब मेरा रोने का मन करता है तो मेरा मुंह तकिए से दबा देता है, ताकि बाहर आवाज ना जाए। मालिनी ये सब सुनकर अपने दांत भींच रही थी। उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो रही थी। और तेरे सास ससुर, उन्होंने कुछ नहीं कहा? रश्मि ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। सास ससुर, माँ भी सब जानते हैं। एक बार जब विक्रम मुझे मार रहा था, मैं भागकर उनके कमरे में गई और उनके पैर पकड़ लिए। लेकिन मेरी सास ने मुझसे क्या कहा जानती हो? उन्होंने कहा, लड़कियों को थोड़ा सहना ही पड़ता है। पुरुष तो थोड़े गर्म मिजाज के होते ही हैं। तुम चुप रहो
अगर बाहर बात गई तो हमारे खानदान की बदनामी होगी। जैसा विक्रम कहता है वैसा करो। उन्होंने वापस मुझे उसी कमरे में धकेल दिया। माँ रश्मि ने आगे बताया कि उसे अपने ही मायके में फोन करने की आजादी नहीं थी। जब भी वो फोन करती, विक्रम या उसकी माँ पास में खड़े रहते थे। उसका फोन हमेशा ट्रैक किया जाता था। इस बार भी इस बार भी मुझे यहाँ इसलिए आने दिया गया क्योंकि विक्रम के पिता को बाबूजी से कोई बड़ा सरकारी काम निकालना है। बाबूजी के जो संबंध सरकारी महकमे में हैं, उनका फायदा उठाने के लिए उन्होंने मुझे एक मोहरे की तरह यहाँ भेजा है। वे मुझसे कहकर भेजे हैं कि पापा से कहकर वो फाइल साइन करवा देना, नहीं तो वापस आने पर अंजाम अच्छा नहीं होगा। मालिनी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक साथ 100 खंजर घोंप दिए हों। जिस फूल सी बच्ची को उसने कभी तेज धूप में नंगे पांव चलने नहीं दिया था, जिसके मामूली से सिर दर्द पर वो पूरी पूरी रात जागती थी, उसे उस रसूखदार घर में इस कदर बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा था। मालिनी के अंदर का रोना अब एक ठंडे गुस्से में बदलने लगा था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से रश्मि के आंसू पोंछे, उसके चेहरे को चूमा और बेहद दृढ़ आवाज में कहा, बहुत हुआ रश्मि, अब और नहीं। तू अब उस नरक में जल्लाद के पास वापस कभी नहीं जाएगी। मैं अभी तेरे बाबूजी से बात करती हूँ। मालिनी के पैर अब जमीन पर भारी पड़ रहे थे। वो बिना समय गवाए सीधे रमाकांत जी के बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा निश्चय था। कमरे में रमाकांत जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में वे अपनी डायरी में होली के खर्चों और रिश्तेदारों से मिले शगुन का हिसाब लिख रहे थे। उनके चेहरे पर अभी भी वही बड़े घर के समधी होने का सुकून तैर रहा था। मालिनी ने कमरे में प्रवेश किया। उनके आने की आहट से पहले ही उनके गुस्से की तपन कमरे में फैल गई थी। मालिनी ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे आगे बढ़कर रमाकांत जी के हाथ से वो डायरी छीन ली और उसे मेज पर पटक दिया। रमाकांत जी चौंक गए। उन्होंने चश्मा नीचे खिसकाया और झल्लाते हुए बोले, क्या बदतमीजी है मालिनी, ये क्या तरीका है? क्या हुआ है तुम्हें? आधी रात को इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? मालिनी की आंखें गुस्से से लाल थीं और उनके नथुने फड़क रहे थे। वे हाँफ रही थीं, जैसे कोई शेरनी अपनी मांद की तरफ बढ़ रहे शिकारी को देखकर गुस्से में हो। बदतमीजी मैं कर रही हूँ या आप? मालिनी की आवाज में कंपन था, लेकिन वो बेहद तीखी थी। अपनी डायरी और हिसाब किताब बंद कीजिए रमाकांत जी। जाइए और जाकर अपनी उस इकलौती बेटी की पीठ देखिए, जिसकी शादी का ढिंढोरा आप पूरे शहर में पीट रहे हैं। रमाकांत जी असमंजस में पड़ गए। क्या? क्या मतलब? रश्मि को क्या हुआ? मालिनी ने बिना किसी लाग लपेट के हांफते हुए और रोते हुए रमाकांत जी को रश्मि के शरीर पर पड़े उन नीले काले निशानों, विक्रम शाह की उस हैवानियत और उस तथाकथित राजमहल के खौफनाक सच के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने एक एक शब्द इस तरह कहा जैसे वे रमाकांत जी के अहंकार पर हथौड़े चला रही हूं। मालिनी ने अंत में कहा, कल सुबह होते ही मैं खुद उस दरिंदे के परिवार को फोन करूंगी और साफ साफ कह दूंगी कि हमारी बेटी अब कभी उस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगी। हम उसे अपने पास रखेंगे। मेरी बेटी कोई बिकाऊ माल नहीं है। मालिनी को उम्मीद थी कि ये सब सुनकर एक पिता होने के नाते रमाकांत जी का खून उबल उठेगा। वे तुरंत बंदूक उठा लेंगे या पुलिस में शिकायत करने की बात करेंगे। लेकिन रमाकांत जी की जो प्रतिक्रिया हुई, उसने मालिनी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो स्तब्ध रह गईं। रमाकांत जी अपनी आराम कुर्सी से धीरे से उठे। उनके चेहरे पर गुस्सा तो था, लेकिन वो दामाद के प्रति नहीं, बल्कि मालिनी के प्रति था। वे शांति से दरवाजे की तरफ गए, कमरे का दरवाजा बंद किया, चटकनी लगाई और वापस आकर दबी हुई लेकिन बेहद सख्त और ठंडी आवाज में बोले, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा मालिनी? पागल हो गई हो? क्या अनाप शनाप बक रही हो? होश में तो हो? क्या कहा आपने? मालिनी अवाक रह गई। हाँ, रमाकांत जी ने कहा, अरे बड़े घरों में ऐसा थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता रहता है। नया नया ब्याह है, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझ रहे हैं। लड़के थोड़े अधिकार जताते हैं और तुम कह रही हो कि उसे वापस नहीं भेजोगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? अगर ये बात बाहर निकली तो मैं इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मालिनी अपनी फटी फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसने रश्मि के पैदा होने पर पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थी।
रमाकांत जी कमरे में चक्कर काटते हुए आगे बोलते गए। पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बजता है। लोग मिसालें देते हैं कि बेटी ब्याह हो तो रमाकांत जैसी जगह पर। अगर शादी के 6 महीने बाद ही बेटी मायके आकर बैठ गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? बिरादरी वाले थू थू करेंगे, पीठ पीछे हंसेंगे मुझ पर। लोग कहेंगे कि रमाकांत अपनी बेटी को संभाल नहीं पाया। और सुनो, उस शाह खानदान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके पास पैसा है, रसूख है, वे दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी जो दूसरी भतीजियां हैं, जो छोटी बहनें हैं, उनकी शादी कैसे होगी? कौन करेगा उनसे शादी जब पता चलेगा कि इस घर की लड़की तलाकशुदा है या मायके बैठी है? रमाकांत जी ने मालिनी के कंधे पकड़े और उन्हें समझाने वाले लहजे में बोले, जाओ समझदार बनो, जाकर रश्मि को समझाओ कि औरतों को थोड़ा बर्दाश्त करना आना चाहिए। हमारी माँ बहनों ने भी सहा है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। कल होली है, परसों मैं खुद उसे दामाद जी के पास ससम्मान छोड़कर आऊंगा। और हाँ, वो जो सरकारी फाइल की बात कर रही थी, मैं कल ही उस पर साइन करवा दूंगा ताकि दामाद जी खुश रहें। औरतों को बर्दाश्त करना आना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? मेरी नाक कट जाएगी। ये शब्द मालिनी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रहे थे। ये सुनते ही मालिनी के अंदर एक ऐसी आग भड़की जिसने दशकों से दबी, चुप रहने वाली, हर आज्ञा मानने वाली एक सीधी सादी भारतीय पत्नी को पल भर में जलाकर राख कर दिया। उस राख में से अब वो पत्नी नहीं बल्कि एक खूंखार प्रतिशोधी माँ उठ खड़ी हुई थी, जिसकी बच्ची पर जानलेवा संकट था। लोग क्या कहेंगे? मालिनी की आवाज में एक ऐसा बर्फीला खौफनाक तूफान था कि रमाकांत जी बोलते बोलते अचानक ठिठक गए। वे पीछे हट गए। बस यही चिंता है आपको? मालिनी आगे बढ़ी। उनकी आंखें रमाकांत जी के चेहरे पर गड़ गईं। मेरी बेटी उस घर में हर रात तिल तिल कर मर रही है। एक जल्लाद, एक दरिंदा रोज रात को मेरी बच्ची के शरीर को बेदर्दी से नोचता है, उसे मारता पीटता है, उसका दम घोंटता है। और आपको समाज की, अपनी इस दो कौड़ी की नाक की पड़ी है। आवाज नीचे रखो मालिनी, रमाकांत जी गुर्राए। उनका पुरुषोचित अहंकार आहत हुआ था। भूल रही हो तुम कि किससे बात कर रही हो? मैं इस घर का मुखिया हूँ, फैसला करने वाला हूँ। जो मैंने कह दिया वही होगा। इस समाज के कुछ नियम हैं। लड़की की डोली जिस घर में जाती है, उसकी अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए। यही हमारी परंपरा है। तो क्या आप हमारी बेटी की अर्थी उठने का ही इंतजार कर रहे हैं? मालिनी अब पूरी तरह चीख पड़ी थी। उसकी आवाज में दशकों की घुटन, एक माँ की असीम पीड़ा और विद्रोह का ऐसा भयानक मिश्रण था जिसने हवेली के उस गहरे सन्नाटे को चीर कर रख दिया। किस भ्रम में जी रहे हैं आप रमाकांत जी? क्या आपका ये खोखला रुतबा, इस समाज में आपका झूठा मखमल का सम्मान मेरी बच्चे की जान से ज्यादा कीमती हो गया है? आप डरते हैं ना? सच तो ये है कि आप डरपोक हैं। आप डरते हैं कि अगर रश्मि यहाँ रुक गई तो चौराहों पर लोग बातें बनाएंगे। आपके उस रसूखदार समधी की पोल खुल जाएगी, जिसकी कस्में खा खाकर आप अपने दोस्तों के बीच अपनी कॉलर खड़ी करते हैं। आपका वो दम, वो अहंकार कि आपने अपनी बेटी को कुबेर के खजाने में बिठाया है, वो दंभ पैरों तले कुचल जाएगा। आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप इस बात से डरते हैं। रमाकांत जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने हाथ उठाया। मालिनी, तुम हद पार कर रही हो। हद तो आपने पार की है। मालिनी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। आज वो किसी की सुनने की मूड में नहीं थी। आज वो कालिका का रूप ले चुकी थी। समाज की थू-थू से डर लगता है आपको? तो कान खोलकर सुन लीजिए। रमाकांत जी, जिस दिन उस दरिंदे के हाथों चोट खाकर या किसी रात दम घुटने से मेरी बेटी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेगी, उस दिन ये समाज आपकी आरती उतारने नहीं आएगा। यही समाज जिसके डर से आप आज कांप रहे हैं, कल आपकी पीठ पीछे थूकेगा और कहेगा, कैसा अभागा लालची और अंधा बाप था, जिसने अपनी झूठी शान और रसूख के लिए अपनी ही फूल जैसी बच्ची को साक्षात यमराज के हवाले कर दिया, उसकी बलि चढ़ा दी। मैं मालिनी जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मालिनी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे तेज कदमों से घूमकर वापस रश्मि के कमरे की तरफ बढ़ी। रमाकांत जी उनके पीछे पीछे आए। उनका चेहरा डर और गुस्से से अजीब लग रहा था। कमरे में रश्मि अभी भी पलंग के कोने में दुबक कर बैठी कांप रही थी।
उसने बाहर हो रहे माता पिता के झगड़े को सुन लिया था और वो डरी हुई थी कि अब उसका क्या होगा। मालिनी कमरे में आई। उन्होंने सीधे अलमारी खोली और उसमें से रश्मि की एक पुरानी अटैची निकाली। वे बिना कुछ सोचे समझे अलमारी से रश्मि के कपड़े निकाल निकाल कर उसमें ठूंसने लगी। उन्होंने उन कीमती साड़ियों और हीरे के गहनों को हाथ तक नहीं लगाया जो उस शाह खानदान ने दिए थे। उन्होंने सिर्फ रश्मि के साधारण कपड़े रखे। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? रश्मि ने घबरा कर उठते हुए पूछा। मालिनी ने सूटकेस की चेन को एक झटके में बंद किया। उन्होंने मुड़कर रश्मि को देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। उन्होंने रश्मि का हाथ पकड़ा, वही हाथ जिसमें कभी चूड़ियां खनकती थीं, और उसे मजबूती से थाम लिया। हम ये घर छोड़ रहे हैं रश्मि, मालिनी ने शांत लेकिन वज्र जैसी आवाज में कहा। क्या? रश्मि चौंक गई। हाँ, जिस घर में जिस बाप के दिल में एक बेटी की चीख हो, उसके बहते हुए खून से ज्यादा समाज की झूठी बातों और लोग क्या कहेंगे कि फिक्र की जाती हो, वो घर, वो चौखट रहने लायक नहीं है। वो एक कसाई खाना है। तू मेरी बेटी है रश्मि, कोई बलि का बकरा नहीं जिसे मैं इस झूठी शान के खूंटे से हमेशा के लिए बंधा हुआ छोड़ दूं और तेरी मौत का इंतजार करूं। चल मेरे साथ। रमाकांत जी कमरे के दरवाजे पर आकर चट्टान की तरह खड़े हो गए। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वे चिल्लाए, ये क्या पागलपन है मालिनी? तुम दोनों मतिभ्रम का शिकार हो गई हो। तुम इस घर की चौखट पार नहीं कर सकती। मैं इस घर का मालिक हूँ। अगर आज तुम इस घर से बाहर गई तो मेरे लिए तुम दोनों हमेशा के लिए मर जाओगी। मालिनी ने सूटकेस उठाया, रश्मि को अपने पीछे किया और आगे बढ़कर सीधे रमाकांत जी की आंखों में अपनी आंखें डाल दी। उन आंखों में जो दहकती हुई आग थी, उसने रमाकांत जी के कदम अपने आप 1 इंच पीछे खींचने पर मजबूर कर दिए। एक पत्नी बनकर मालिनी ने बेहद धीमी और गहरी आवाज में कहा, शायद मैं आपकी हर ज्यादती सह लेती, आपका हर अहंकार झेल लेती, जैसा मैं आज तक करती आई हूँ। लेकिन आज आज आप एक पत्नी से नहीं, एक माँ से टकराए हैं। और इतिहास गवाह है रमाकांत जी, जब अपनी संतान पर आंच आती है तो एक गौरैया भी बाज से लड़ जाती है। रास्ते से हट जाइए, वरना आज ये माँ आपके इस झूठे समाज, इस खोखले सम्मान और इस हवेली के हर उस नियम को जलाकर राख कर देगी जो मेरी बेटी की जिंदगी का दुश्मन बना हुआ है। रमाकांत जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मालिनी की आंखों की उस अभूतपूर्व रौद्र और दहकती हुई आग ने उनके जीवन भर के सारे झूठे अहंकार, साख और दंभ को पल भर में भस्म कर दिया था। वे अंदर से पूरी तरह खोखले और बेबस महसूस करने लगे। उनके हाथ अपने आप बगल में गिर गए। वे मूक दर्शक बने बेबस खड़े रहे। मालिनी ने अपनी बेटी रश्मि का हाथ पूरी ताकत से थामा, अपने कदम आगे बढ़ाए और रात के उस तीसरे पहर में हवेली की उस बड़ी भारी चौखट को पार कर गईं। हमेशा हमेशा के लिए। हवेली से निकलकर मालिनी अपनी बेटी को लेकर सीधे अपनी बूढ़ी मौसी के घर पहुंची, जो शहर के एक शांत और पुराने इलाके में अकेली रहती थी। मौसी ने जब आधी रात को रोती हुई रश्मि और मालिनी के हाथ में सूटकेस देखा, तो वे बिना कुछ पूछे दोनों को गले लगाकर अंदर ले गईं। अगली सुबह जब पूरा शहर होली के रंग गुलाल में डूबा हुआ था, मालिनी और रश्मि अपनी जिंदगी को एक नया रंग दे रही थी। उधर हवेली निवास में सन्नाटा पसरा हुआ था। होली के दिन रमाकांत जी के घर न कोई आया, न ही भट्टियां सुलगी। रमाकांत अपनी आराम कुर्सी पर बैठे शून्य को ताक रहे थे। मालिनी के वे आखिरी शब्द, कल ये समाज आपकी पीठ पीछे थूकेगा और कहेगा कि कैसा अभागा, लालची और अंधा बाप था, उनके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तीसरे दिन अमर शाह, विक्रम के पिता का, रमाकांत के पास फोन आया। उनकी आवाज में हमेशा की तरह वही रसूखदार अकड़ थी। अरे रमाकांत जी, हमारी बहू रश्मि को विदा नहीं किया अब तक। और वो सरकारी फाइल का क्या हुआ? मंत्री जी से साइन करवाए कि नहीं? देखिए, काम रुकना नहीं चाहिए, वरना विक्रम का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। अमर की इस बात ने और विक्रम के गुस्से वाले परोक्ष संदर्भ ने रमाकांत के अंदर सोए हुए पिता को झकझोर कर जगा दिया। उन्हें अपनी बेटी की पीठ के वे जख्म याद आए जो मालिनी ने बयां किए थे। पहली बार रमाकांत जी को एहसास हुआ कि जिसे वे कुबेर का खजाना समझ रहे थे, वो दरअसल उनकी बेटी की बलि वेदी थी। उनका वो दम, वो कॉलर खड़ी करने का अहंकार एक पल में ढह गया। उन्होंने फोन पर सिर्फ इतना कहा, शाह जी, फाइल भी मिलेगी और उसका जवाब भी मैं खुद देने आ रहा हूँ।
रमाकांत जी सीधे मौसी के घर पहुंचे। जब मालिनी और रश्मि ने उन्हें देखा तो उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि एक दूरी थी। रमाकांत जी अपनी पत्नी और बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके प्रायश्चित की गवाही दे रहे थे। उन्होंने रश्मि से कहा, बेटा मुझे माफ कर दे। मैं अपनी झूठी शान के अंधेपन में तेरा कसाई बन गया था, लेकिन अब ये बाप चुप नहीं बैठेगा। मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। रमाकांत जी ने अपनी प्रशासनिक साख और वकीलों की फौज खड़ी की। रमाकांत जी खुद रश्मि को लेकर सरकारी अस्पताल गए, जहां उसकी पीठ, कंधों और हाथों पर मौजूद दरिंदगी के निशानों का आधिकारिक मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण कराया गया। इस अकाट्य सबूत के आधार पर विक्रम शाह, अमर शाह और उसकी सास के खिलाफ घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया। रमाकांत जी ने उन सभी सरकारी महकमों और मंत्रियों को अमर शाह के काले कारनामों और भ्रष्टाचार के सबूत सौंप दिए, जिनके दम पर शाह खानदान उछल रहा था। वो सरकारी फाइल जिस पर साइन कराने के लिए रश्मि को मोहरा बनाया गया था, उसे रमाकांत ने हमेशा के लिए खारिज करवा दिया। शाह कंस्ट्रक्शंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। एक शाम जब शाह परिवार अपने किसी आलिशान पार्टी की तैयारी कर रहा था, पुलिस बल उनके बंगले में दाखिल हुआ। मीडिया की गाड़ियों के कैमरों की फ्लैश लाइट के बीच विक्रम शाह को पुलिस ने कॉलर पकड़कर गाड़ी में डाला। उसकी सारी रईसी और अकड़ हवालात की बदबूदार हवा में गायब हो गई। अमर शाह और उसकी पत्नी को घरेलू हिंसा में क्रूरता को बढ़ावा देने और सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत में जब रश्मि के मेडिकल रिपोर्ट्स और तस्वीरें पेश की गईं, तो जज साहब का दिल भी पसीज गया। कोर्ट ने विक्रम शाह की जमानत याचिका को सिरे से खारिज करते हुए उसे 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अमर और उसकी पत्नी को भी जेल की हवा खानी पड़ी। शाह कंस्ट्रक्शन दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। इस पूरी कानूनी लड़ाई के दौरान रमाकांत जी पूरी तरह बदल चुके थे। समाज ने बातें बनाने की कोशिश की, कुछ रिश्तेदारों ने पीठ पीछे ताने भी दिए, लेकिन अब रमाकांत जी को उसकी परवाह नहीं थी। वे अब अपनी झूठी शान के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहादुर बेटी और दृढ़ निश्चयी पत्नी के लिए खड़े थे। 2 साल बाद रश्मि ने अदालत से सम्मान पूर्वक तलाक हासिल कर लिया। उसने शाह परिवार से मिलने वाले गुजारे भत्ते को भी लात मार दी। मालिनी और रश्मि वापस अपनी हवेली लौट आई थी, अपनी शर्तों पर, अपने आत्मसम्मान के साथ। दोस्तों, अगर मालिनी के इस साहस और रश्मि के आत्मसम्मान की इस जंग ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी एक शेयरिंग समाज की बंद सोच की खिड़की को खोलने का जरिया बन सकती है। ऐसी ही और जागरूक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।